जय हिंद व्यूअर्स। नेवी एसएसआर डबल ए 2022 फरवरी बैच की वैकेंसी की नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल में हम समझेंगे। मेरे बारे में व्यूअर्स, इस नोटिफिकेशन को आप 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देख सकते हैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी द इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल। ध्यान रखेंगे ये मेल मैरिड के लिए नहीं है, अनमैरिड के लिए है। कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट मतलब भर्ती एज सेलर्स, आप सेलर्स बनेंगे, नाविक बनेंगे। फॉर आर्टिफिसर अप्रेंटिस ये पहली कैटेगरी है, एंड देन सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट ये दूसरी कैटेगरी है। फरवरी 2022 बैच, कोर्स कमेंसिंग फरवरी 2020। जी हाँ, अगले साल फरवरी में 2022 में आपका ये कोर्स कमेंस होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट भर्ती के लिए एज सेलर्स फॉर डबल ए एंड एसएसआर फॉर 500 एंड 2000 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली रेस्पेक्टिवली इन फरवरी 2022 बैच। सो ध्यान रखेंगे ये जो डबल ए की जो वैकेंसी है वो 500 है एंड एसएसआर की जो वैकेंसी है वो 2000 है। रफली अप्रॉक्सीमेटली द वैकेंसीज विल बी ईयर मार्क्ड। ये जो है ईयर मार्क का मतलब आरक्षित इन स्टेट वाइज मैनर। जी हाँ, स्टेट वाइज ये वैकेंसी है फॉर द टोटल ऑफ 2500 वैकेंसीज। टोटल ये 2000 प्लस 500 2500 हो गया एंड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सो यहाँ पे पिछले वैकेंसी की तरह सारे कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड या कॉल अप लेटर रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए इशू नहीं करेंगे। 10,000 कैंडिडेट्स को ही रिटन एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा रिटन के लिए, एंड जो रिटन में क्वालिफाई होंगे वो पीएफटी में अपीयर होंगे सेम डेट। द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कॉल अप लेटर इशू होगा ये ऑल इंडिया बेसिस के मेरिट पे ना होकर स्टेट वाइज पे होगा। सो यहाँ पे ये चीज़ें देने का मकसद ये है कि पूरे इंडिया में जो स्टेट हैं सबका एक मतलब एक अच्छा प्रोपोर्शन रहे, एक इक्वल प्रोपोर्शन में जाए, ताकि हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव रहे। कोई यूपी का हो, कोई एमपी का हो, कोई बिहार का हो, हर जगह के कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दे। यदि वो मेरिट वाइज ऑल इंडिया मेरिट पे कर देंगे तो कई बार क्या होता है किसी स्टेट में परसेंटेज लो आता है तो वहाँ के कैंडिडेट को तो कॉल अप लेटर मिलेगा ही नहीं, एंड ये सही भी नहीं है। तो इस वजह से सारे स्टेट को ये मौका दिया जाता है और सबकी जो मेरिट लिस्ट है, सबका जो कॉल अप लेटर इशू करने का जो 10+2 बेस पे जो परसेंटेज है वो डिफरेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डबल ए के लिए क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद 60% और मोर मार्क्स। एसएसआर के लिए भी क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथ्स एंड फिजिक्स। सो व्यूअर्स, एक बात ध्यान देने वाली है, आप एनडीए का एग्जाम यदि आप 10+2 में हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, आपको एग्जाम देना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि डबल ए के लिए आपको या एसएसआर के लिए और खासकर एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको 10+2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और उसमें से भी आप डबल ए के लिए जाना चाहते हैं तो आपका 60% विद फिजिक्स एंड मैथ्स। एसएसआर के लिए आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक और बात बताने मैं चाहता हूँ आपको कि आप एनडीए का एग्ज़ाम आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, बायोलॉजी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप डबल ए और एसएसआर का एग्ज़ाम यदि आप फिजिक्स मैथ्स नहीं है आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। व्यूअर्स, एज की बात करें तो एज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इन दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में होना चाहिए। ये भी डेट ऑफ बर्थ काउंट हो जाएगा एंड ये भी, दोनों डेट को शामिल करके। मतलब यदि आपका 31 जैन 2002 है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो है 1 फेब हो, 2 फेब 2002 से लेके, और यहाँ पे बात करें यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2006 है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि हम अगली वैकेंसी की बात करें, यदि अगली वैकेंसी मान के चले ये फरवरी बैच की हम डिटेल पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन की, आपकी ट्रेनिंग फरवरी 2022 में शुरू होगी। यदि आप इसमें ना अप्लाई करके आपकी एज नहीं है, यदि आप अगस्त वाले जो बैच है अगस्त 2022 बैच के लिए, तो उसमें जो अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ हो सकता है वो ये होगा। बेसिकली इसमें आप 6 मंथ्स को ऐड कर दें तो आपको अगला डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। यदि मान के चले कि आप इसमें भी आपका एज नहीं हो रहा है, आपकी एज कम है, तो अगले साल जो 1 साल बाद जो है ये 6 मंथ बाद आएगा और ये 1 ईयर बाद, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसमें आप इसमें 1 ईयर ऐड कर दें और इसमें भी 1 ईयर ऐड कर दें, तो जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा।
ये जो बैच होगा ये फरवरी 2023 बैच की वैकेंसी का जो अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ ही है, और ये जो है अगस्त 2022 बैच के लिए। ये तो आपको मालूम होगा कि ये SSR AA की वैकेंसी जो है वो साल में 2 बार आती है, एक फरवरी बैच के लिए और एक अगस्त बैच के लिए। व्यूअर्स, पे एंड परक्विजिट की बात करें, परक्विजिट का मतलब होता है अनुलाभ, बेसिकली पे मतलब पेमेंट। सो ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड स्टीपेंड, स्टीपेंड का मतलब होता है एक भत्ता, आपको 14,600 पर मंथ विल बी एडमिसिबल दिया जाएगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल मतलब जो ये आपकी प्रारंभिक ट्रेनिंग है, दे विल बी प्लेस इन लेवल 3। आप जो पे लेवल है डिफेंस पे का, ये जो लेवल है डिफेंस पे का जो लेवल 3 है ये है, इसमें आप आ जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको MSP दैट इज मिलिट्री सर्विस पे 5,200 पर मंथ प्लस DA का मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, और उसके अलावा एक्स ग्रुप पे ओनली फॉर आर्टिफिशियर अप्रेंटिस। एक्स ग्रुप को ज़्यादा पेमेंट है, इनका कुछ अलाउंस बनता है 3,600 का प्लस DA as under training and 6,200 per month plus D on successful completion of AICTE. AICTE means All India Council for Technical Education। ये एक स्टैचुरी बॉडी है, एक सांविधिक बॉडी एंड नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो बेसिकली ये जो पेमेंट है ग्रुप एक्स के लिए, ये 3,600 का ट्रेनिंग के दौरान एंड 6,200 का ट्रेनिंग के बाद प्लस DA, ये केवल आर्टिफिशियर अप्रेंटिस को मिलेगा। देन प्रमोशन की बात करें, सो प्रमोशन की जो प्रॉस्पेक्ट है, संभावनाएं, आपकी जो नेवी में आपका जो हाईएस्ट रैंक है प्रमोशन के बाद, यदि आप सेलर ही रहते हैं, नौसैनिक रहते हैं, नाविक रहते हैं, तो आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 तक जो कि पे लेवल 8 में आते हैं डिफेंस पे मैट्रिक्स का, और ये जो पे लेवल 8 है उसकी शुरुआत यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। और साथ में जो आपकी MSP है मिलिट्री सर्विस पे, वो तो है ही, प्लस DA। एंड अब इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन टू कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर का मतलब आप एक गैजेटेड ऑफिसर आप बनते हैं, एग्जिस्ट फॉर दोज हु परफॉर्म वेल, उनके लिए जो आप अच्छा करते हैं सर्विस में, एंड जो एग्जाम है सर्विस में आप उसको क्वालिफाई करते हैं, और अंत में आप SSB जिसको आप बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। व्यूअर्स, आप डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं आपको, तो SSB आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी। नाउ मूविंग टू परक्विजिट, कुछ और जो अनुलाभ है उसके बारे में। सो ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर सेलर्स आर गिवन बुक्स, आपको बुक्स, रीडिंग मटेरियल, पढ़ने की लिए जो मटेरियल है, यूनिफॉर्म्स, खाना, रहने का जगह एज पर इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट मतलब जिस रैंक पे आप हैं, जो आपका अधिकार बनता है वो उसके अनुसार मिलेगी। जैसे जैसे प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपका जो इंटाइटलमेंट है वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। देन सेलर्स आर इंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको देन लीव ट्रैवल कंसेशन, आने जाने के लिए आपको उसमें भी छूट मिलती है, खुद के लिए और डिपेंडेंट्स के लिए जो आपके ऊपर निर्भर है, फैमिली मेंबर्स। देन ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स एंड अदर प्रिविलेजेस, ये सारी भी चीज़ें हैं। सेलर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू एनुअल एंड कैजुअल लीव, जी आपको छुट्टी मिलती है। देन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने का जो रेंट है, हाउस रेंट अलाउंस या बच्चों का एजुकेशन का वो भी अलाउंस मिलता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह की बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल पेंशन व्यूअर्स केवल अभी डिफेंस में है, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। देन ग्रेचुइटी, जो एक साथ आपको एक मुश्त जो अमाउंट मिलता है उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं। लीव इनकैशमेंट, आप अपनी लीव को इन कैश करा सकते हैं। आपने छुट्टी आप नहीं गए तो 1 महीने का पेमेंट लेते हैं, उसी को आप इनकैशमेंट बोलते हैं। बेसिकली कैश एक नाउन है और उसी को जब आप वर्ब बना देंगे तो इन कैश हो जाता है। And all perquisites are extended as per service conditions and their admissibility is regulated as per government order in force। So समय समय पे जब जब गवर्नमेंट इन नियम कानून में इसमें बदलाव करती है तो उसी के अनुसार आपको ये सारे अनुलाभ दिए जाते हैं। नाउ इंश्योरेंस कवर की बात करें तो आप के ऊपर आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ऑफिसर्स के लिए ये जो इंश्योरेंस कवर है वो 75 लाख के लिए। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एंड एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन किया जा रहा है जो कि पिछले बार भी एक्सेप्शन था, इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटन एग्जाम एंड PFT। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों को ध्यान, पब्लिक जो लोक हित को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 पैंडेमिक को मद्देनजर रखते हुए ये केवल 10,000 कैंडिडेट्स को ही रिटन एग्जाम एंड PFT के लिए बुलाया जाएगा। द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जाम एंड PFT विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन।
10,000 कैंडिडेट जिनको वो कॉल अप लेटर इशू करेंगे रिटन एग्जाम के लिए और पीएफटी के लिए। बेसिकली जिस दिन रिटन एग्जाम होगा उसी दिन आपकी पीएफटी हो जाएगी, जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो एडमिट कार्ड जो कॉल अप लेटर इशू होगा रिटन एग्जाम के लिए, तो वो आपकी 10+2 में जो परसेंटेज है उसमें उसी के अनुसार होगा। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज हैव बीन एलोकेटेड इन अ स्टेट वाइज मैनर। चूँकि हर स्टेट वाइज वैकेंसी है, हर स्टेट में जो पॉपुलेशन है, जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, वो अलग अलग है। तो नॉर्मल बात है, वैकेंसी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे, और जहाँ पे कम है या जो स्टेट बड़ा है जो स्टेट छोटा है, तो वहाँ पे ये जो 10+2 की जो मेरिट लिस्ट है जिसके ऊपर कॉल अप लेटर इशू किया जा रहा है, ये चीज़ों में बदलाव होगा। रिटन टेस्ट, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमने पहले देखा कि आपको कॉल अप लेटर इशू किया जाएगा 10,000 कैंडिडेट्स को। अब अगला पार्ट है रिटन टेस्ट, जिनको कॉल अप लेटर इशू हो गया, जिनका नंबर अच्छा है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं। So the question paper will be of bilingual दोनों भाषाओं में, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होता है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। And then standard of question paper will be of 10+2 level and the syllabus of the examination is available on the website। तो ये 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड है, ड्यूरेशन जो है 1 आवर का है, एंड ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे। तो व्यूअर्स, जब आपकी पीएफटी होगी जिस दिन, वो जो क्वालिफाई होंगे वो पीएफटी उसी दिन अपीयर करेंगे। पीएफटी में क्या होने वाला है, क्वालिफाइंग इन पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। जी हाँ, आप रिटन क्वालिफाई किए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको पीएफटी भी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी क्वालिफाई करना है। एंड पीएफटी में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो कि 7 मिनट्स में। ये एयरफोर्स की जो रनिंग है उससे ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, एयरफोर्स में आपको 6.5 मिनट्स मिलता है। देन 20 स्क्वाटअप्स, उठक बैठक, ये उठक बैठक है हाथ सामने करके, एंड 10 पुशअप, ये 10 पुशअप आपको करना है। अंडरगोइंग पीएफटी विल डू एट देयर ओन रिस्क। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो अपनी पीएफटी जब ये करेंगे तो आप खुद की रिस्क पे करेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी को चक्कर आ जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें यहाँ पे नेवी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल ना होके आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप अपने ये रिस्क पे करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो एयरफोर्स की जो पीएफटी है उसमें आपको 10 सिटअप भी करना पड़ता है। सिटअप का मतलब आप सीधा लेट जाते हैं और ऐसे हाथ करके आप उठते हैं। तो इसका मतलब जो नेवी की जो पीएफटी है वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स की पीएफटी से थोड़ी सी आसान है। Merit list for AA and SSR will be prepared based on performance in written examination subject to qualifying physical fitness test as follows। व्यूवर्स, ये आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी इसमें आपका पीएफटी के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। पीएफटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मेरिट बनने वाले वो रिटन एग्जाम की मेरिट जो मार्क्स है उसके ऊपर बनेगी। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, डबल ए के लिए टॉप 600 कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली को ऑल इंडिया मेरिट पे बुलाया जाएगा। ऑल इंडिया ऑर्डर पे मेरिट जो है वो मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट आईएनएस चिल्का। तो जो लोग डबल ए का एग्जाम क्वालिफाई किए, पीएफटी क्वालिफाई किया, तो उसमें से टॉप 1600 को ऑल इंडिया बेसिस पे जो मेरिट है उस पे उनको बुलाया जाएगा फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चिल्का में। मतलब आपका जो मेडिकल है वो एक ही बार होगा, वो भी चिल्का में, जिसको आप लोग फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल कहते हैं। एंड एसएसआर की बात करें तो 2500 की वैकेंसी थी उसमें, 2000 की वैकेंसी थी, तो अप्रोक्सीमेटली 500 कैंडिडेट 2500 candidates will be issued call-up letter for final enrollment medical examination at Chilka on the basis of state-wise merit। मतलब जो SSR की जो आपकी फाइनल enrollment medical के लिए बुलाया जाएगा वो स्टेट वाइज होगा, जबकि डबल ए को आप वो ऑल इंडिया मेरिट पे बुलाएंगे। SSR की वैकेंसी 2000 है तो टोटल वो 2500 को बुला रहे हैं, एंड डबल ए की वैकेंसी 500 है तो वो मेडिकल के लिए 600 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। The cut-off marks for issue of call-up letter for final enrollment medical examination at INS Chilka may vary from state to state for SSR entry। तो ये जो कट-ऑफ मार्क्स है जो रिटन एग्जाम में जो आपने जो मार्क्स एक्वायर किया, जो आपने सिक्योर किया, तो उसका जो मेरिट होगा फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल के लिए चिल्का में, तो वो स्टेट वाइज डिफरेंट होगा, जबकि डबल ए से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डबल ए की जो मेरिट बनने वाली है वो ऑल इंडिया मेरिट पे बनने वाली है।
मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, सो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथोराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर। आप मिलिट्री ज्वाइन करेंगे तो जो मेडिकल होगा वो मिलिट्री के जो डॉक्टर हैं या मिलिट्री जो अपॉइंट करेगी वो करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हो सकते हैं। एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन करेंट रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू सेलर्स ऑन एंट्री। आप नौसैनिक बन रहे हैं तो सेलर्स की एंट्री के लिए, सेलर्स की भर्ती के लिए जो नियम है, जो रेगुलेशंस है, उसी के अनुसार आपका मेडिकल होगा। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, वेट एंड चेस्ट आपका जो प्रोपोर्शनेट है एक अनुपात में होना चाहिए। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर, जब आप चेस्ट एक्सपेंस करते हैं, फुलाते हैं, तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिटेल्स रिगार्डिंग मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स फॉर एंट्री इनटू द इंडियन नेवी एज सेलर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल रिलैक्सेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट। तो जो भी डिटेल है हाइट को लेके या और जो चीज़ें हैं, क्या रिलैक्सेशन है, क्योंकि इस हाइट में रिलैक्सेशन है, तो उसको ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से उसको आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्यूअर्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा, इस पूरी डिटेल को, पूरे मेडिकल प्रोसीजर को मेरा एक वीडियो है SSR मेडिकल टेस्ट, जो कि SSR AA मार्टिनो के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। उस पर मैंने सारी चीज़ों को, वेट, चेस्ट और बाकी जो जो टेस्ट होता है उसको बहुत अच्छे से बनाया। एक बार आप इसको देखिए और मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। व्यूअर्स, कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है, आप मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है दोनों अच्छा होना चाहिए। कोई ऐसी डिफेक्ट, कोई कमी न रहे जिसकी वजह से आपको अच्छे से ड्यूटी करने में या तो जमीन पर या जहाज पे कोई प्रॉब्लम हो, या तो शांति में या फिर वॉर के समय कोई प्रॉब्लम हो। तो ये जो सारी डिटेल है वो नेवी ऑर्डर स्पेशल एक 1/2008 है, उसमें मेंशन है। इससे आपको उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट ऑफ द नेवी ऑर्डर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द ऑफिशियल इंडियन नेवी वेबसाइट। तो ये जो डिटेल है ये यहाँ पे ऑफिशियल इंडियन नेवी की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। Enrollment medical examination of all candidates who are in merit list will be held at INS चिल्का। जो मेडिकल होगा वो एक ही बार होगा, उसको आप बोलेंगे एनरोलमेंट मेडिकल, और जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट है उनको वही उन्हीं का होगा, और वो मेडिकल आपकी होगी चिल्का में, जहाँ पे आपकी बेसिक ट्रेनिंग होनी है। So candidates who are found medically fit in enrollment medical examination will be enrolled। जो मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाई होंगे वो इनरोल हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट, जो लोग मेडिकली अनफिट घोषित किए जाते हैं तो वो इस रिपोर्ट का, वो उस डिसीजन का अगेंस्ट में जा सकते हैं। अगेंस्ट में जाने का मतलब है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे चिल्का में एक हॉस्पिटल है जिसको बोलते हैं INHS निवारणी, जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठते हैं, या आप INHS कल्याणी विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हैं विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज के अंदर। तो मैक्सिमम 21 डेज के अंदर में आपको यदि कोई प्रॉब्लम है और यदि आपको लगता है कि आप ठीक हो सकते हैं तो आप एक रिव्यू के लिए जा सकते हैं। आप जो भी अपनी दवाई खा के अपना जो भी कुछ प्रॉब्लम उसको ठीक करके 21 दिन के अंदर में आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए। वो आपको वहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि आप फिट हैं कि अनफिट है। यदि वो फिट घोषित करते हैं तो आप चिल्का में जाके ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि वो भी आपको अनफिट कर देते हैं या तो कल्याणी या तो निवारणी, तो वहाँ से आपको फिर ट्रेनिंग आप ज्वाइन नहीं कर सकते। बेसिकली आप फिर मेडिकली अनफिट है। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गेट देयर ईयर्स क्लीन। आप वैक्स जो है कानों में उसको क्लीन करवा लें, या दांतों में जो टाटर है, जो गंदगी है, जो प्लेक है, जो पीलापन है, उसको रिमूव कर ले आपकी इनरोलमेंट मेडिकल से पहले। देन विजुअल स्टैंडर्ड, आंखों की स्टैंडर्ड की बात करें तो डिस्टेंट विजन के लिए है, ये केवल दूर के लिए है। तो ध्यान रखेंगे, जिसका नज़दीक की प्रॉब्लम है तो समझिए कि फिर तो प्रॉब्लम है। तो ये जो दिया है इसमें कुछ रिलैक्सेशन जो दिया है केवल दूर वाली, जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम है, जिनको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती, तो जो विदाउट ग्लासेस जो है, बिना ग्लास के आपकी जो अच्छी आंख 6/6 होनी चाहिए। अच्छी आंख बिना ग्लास के आप देख सकें। बुरी है, यदि बुरी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो 6/9 तक चलेगा बिना चश्मे का। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो नॉर्मल बात है, चश्मा लगाने के बाद थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जानी चाहिए, वो भी 6/6 और 6/6। अच्छी आंख भी 6/6 और जो बुरी वाली थी वो भी चश्मा लगाने के बाद ठीक हो जानी चाहिए 6/6। यहाँ पे एक बात इन्होंने मेंशन किया हुआ, एप्लीकेंट्स डिक्लेयर्ड परमानेंटली मेडिकली अनफिट बाय एनी आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल। जो कैंडिडेट को पहले आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल के द्वारा डिफेंस के मेडिकल में प्रीवियस रिक्रूटमेंट में और इस खासकर इस तरह की जो एंट्री है उसी में
तो यदि आपको परमानेंटली अनफिट घोषित किया गया है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अप्लाई ना करें। तो बेसिकली ये बात कहने का मतलब ये है कि यदि आपको परमानेंटली कोई चीज़ अनफिट किया गया, परमानेंटली अनफिट किया गया, इसका मतलब वो प्रॉब्लम क्योर नहीं हो सकता, इसीलिए आपको वो एडवाइस कर रहे हैं कि आप अप्लाई ना करें। टैटूज की बात करें, परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म। सो ध्यान दीजिए, ये आपकी रिस्ट हो गई, ये आपका एल्बो इधर हो गया, तो ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनर फेस ऑफ फोरआर्म। सो फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रिस्ट परमानेंट बॉडी टैटूज अलाउ हैं, ध्यान रखिए, लेकिन केवल वो जो इनर पार्ट है वहां पर, या ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पाम या बैक साइड ऑफ हैंड, ये 3 जो जगह है वहां पे। Then permanent body tattoos on any other part of the body is not acceptable and candidate will be barred from recruitment. यदि आपकी टैटू कहीं और भी है इस जगह के अलावा, परमानेंट बॉडी टैटू, तो फिर आप रिक्रूटमेंट से फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बात करें व्यूअर्स, तो ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट, आप जब सर्विस ज्वाइन करेंगे तो इनिशियली आप कितने साल के लिए सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपका अनुबंध है, एंगेजमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बॉन्ड है, वो कितने साल का है। The training for the course will commence in February 2022 with 9 weeks for AA and 22 weeks for SSR basic training at INS चिल्का। तो यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग जो AA की है वो है 9 वीक्स की, और जो SSR की बेसिक ट्रेनिंग है वो है 22 वीक्स की, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द एलोटेड ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। ये तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगा, जो आपकी जो ब्रांच है या जो ट्रेड है उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट नेवल एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेनिंग सेंटर्स पे होगी, एंड ब्रांच ट्रेड विल बी एलोकेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस। जो भी ब्रांच, किस ब्रांच में आपको जाना है, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, सीमेन एटसेट्रा, तो ये सर्विस कंडीशन के अनुसार, सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चीज़ें डिसाइड होंगी। देन डिस्चार्ज एज अनसुटेबल, आप यदि अनुपयुक्त हैं, अच्छे नहीं है इन सेंस मतलब आपको सुटेबल नहीं पाया गया, कुछ प्रॉब्लम है आपके बिहेवियर को लेके, आपकी परफॉर्मेंस को लेके, तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज, आपको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। सो ट्रेनीज आर लायबल टू बी डिस्चार्ज एज अनसुटेबल इफ देयर प्रोग्रेस इंक्लूडिंग एकेडमिक में, पढ़ाई लिखाई में, या जो एग्जाम होगा वहाँ पे, या आपका जो कंडक्ट है, बिहेवियर जो है अनसेटिस्फैक्ट्री पाया गया, तो इन दोनों कंडीशंस पे आपको बाहर किया जा सकता है। At any time during training, trainees are also liable to be discharged at any stage of training and thereafter if their documents are found to be falsified at the stage of recruitment। इसके अलावा आपको सर्विस के किसी भी समय बाहर कर दिया जाएगा या ट्रेनिंग के दौरान, यदि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसमें कुछ किसी तरह की जालसाजी, किसी तरह की गड़बड़ पाई गई तो। देन इनिशियल एंगेजमेंट की बात करें तो आपका जो इनिशियल एंगेजमेंट है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद फॉर 20 ईयर्स फॉर AA की जो इनिशियल एंगेजमेंट है वो 20 ईयर्स है, एंड SSR के लिए वो 15 ईयर्स है। तो भी बस मन में आपकी ये बात आ रही है क्यों SSR को कम सर्विस एंड AA को ज़्यादा सर्विस। जी नहीं, आप 15 ईयर्स पर भी आपको सारी सुविधाएं, पेंशन, मेडिकल, कैंटीन, सारी चीज़ें मिलेंगी, और AA को भी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे AA पे गवर्नमेंट चूँकि उनकी ट्रेनिंग पे, उनके प्रमोशन पे काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक नेवी बेसिकली चाहती है कि वो ट्रेंड मैन पावर को एक लंबे समय तक रखें। इसी वजह से इनका जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इनिशियल एंगेजमेंट है वो 20 ईयर्स है, और वहीं SSR के लिए वो 15 ईयर्स है। यदि कुछ चीज़ों की हम तुलना करें मेरिट का, तो नॉर्मल बात है आपकी SSR के लिए मेरिट लो चाहिए, AA के लिए हाई चाहिए। रैंक जो है SSR का रैंक लो होता है आप जब ज्वाइन करेंगे सर्विस ट्रेनिंग के बाद, एंड AA का भी, AA का हाई होता है। पेमेंट की बात करें तो SSR का पेमेंट, जैसा कि हमने देखा एक्स ग्रुप का जो अलाउंस था, जिसको आप टेक्निकल अलाउंस भी बोलते हैं, तो ये SSR को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनका पेमेंट कम है, इनका पेमेंट हाई है। ट्रेनिंग की बात करें तो इनका जो ट्रेनिंग है, आपका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो इनका कम है, इनका ज़्यादा है। बेसिक ट्रेनिंग इनका ज़्यादा था, इनका कम था। प्रमोशन की बात करें तो इनका थोड़ा स्लो है, इनका थोड़ा फास्ट है, या उतना डिफरेंस आपको नहीं महसूस होगा। मिनिमम रिटायरमेंट एज जो है ये 15 ईयर्स के बाद, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि 15 ईयर्स के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन जो AA के लिए ये मिनिमम जो है 20 ईयर्स है। फैसिलिटी इनका मच है, इनका थोड़ा मोर है। मिनिमम पेंशनेबल सर्विस इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, लेकिन ये 20 ईयर्स से पहले इनिशियल एंगेजमेंट को पूरा किए नहीं छोड़ सकते, रिटायरमेंट नहीं ले सकते, वॉलंटरी रिटायरमेंट। देन पोस्ट रिटायरमेंट करियर वेरी गुड है SSR के लिए, इनका AA का ग्रेट है। So this is my personal opinion.
व्यूवर्स द एप्लीकेशंस आर टू फील्ड ऑनलाइन ओनली, कोई ऑफलाइन नहीं है। एंड जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपको ओरिजिनली स्कैन करके अपलोड करना है। एंड द सिलेक्शन प्रोसीजर इज एज फॉलो। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अपलोडेड है बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन विज मतलब जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका सब स्कैन करके रखिए आप, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं रिक्रूटमेंट के समय, खासकर पीएफटी के समय और फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल के समय चिल्का में आपको लेके जाना है। इफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यदि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो डिटेल भरी है और आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लेके आप जा रहे हैं पीएफटी के समय या रिटेन के समय या आप फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल के समय, ट्रेनिंग के समय मेडिकल के लिए, तो यदि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो वहाँ पर भी आपकी जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन वे मैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसा कि हमने देखा कट ऑफ मार्क्स जो है एसएसआर के लिए, AA के लिए स्टेट वाइज जो मेरिट है उसके अनुसार वो डिफरेंट होगा। ऑल पीएफटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। जो लोग रिटेन और पीएफटी क्वालिफाई होंगे वही मेरिट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट जैन या फैब में, या तो इंड जैन में या फरवरी के पहले सप्ताह में। द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड एट INS चिल्का for enrollment medical. The selection of candidate will stand cancelled and will have no claim for enrollment in the Navy in case the candidate fails to report on date and time mentioned in call up letter for enrollment medical चिल्का। यदि आप समय पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, जो डेट को उन्होंने बोला है, जिस समय पे बोला है आपको, तो वहाँ पे आपकी फिर कैंडिडेचर को इनरोलमेंट मेडिकल के समय आप नहीं पहुँचते हैं तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ इमरजेंसी हो गई तो आप अपनी बात रखिए, रिक्वेस्ट कीजिए वहाँ पे। देन इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिटनेस इन इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। आप भर्ती तभी होंगे जब आप मेडिकल एग्जाम में वहाँ पे क्वालिफाई होंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अदर देन ऑफ द स्पेशलिस्ट ओपिनियन इन मिलिट्री हॉस्पिटल विल नॉट बी कंसिडर्ड। आपको लगता है कि वहाँ पे आप मेडिकल में अनफिट हो गए और आप बाहर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या कहीं और से आप यदि फिट होने का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ये केवल मिलिट्री हॉस्पिटल से ही कंसीडर किया जाएगा। नो फर्दर रिव्यू अपील इज परमिसिबल। इसके बाद आप कुछ भी रिव्यू या अपील नहीं कर सकते और न ही वो उसको मानेंगे। The candidate selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only। ये जो आप जिस बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसी बैच के लिए है और ये जो आपका बैच है वो है फरवरी 2022 बैच। अब आप ये चाहेंगे कि ये सेम जो मार्क्स है ये अगस्त बैच के लिए एप्लीकेबल हो, तो ये संभव नहीं है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज नेम डोंट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट कैन नॉट क्लेम एडमिशन फॉर द नेक्स्ट बैच। जो लोग क्वालिफाई हुए, यदि लगता है कि उनको मेरिट में नाम नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ की जो क्लेम है इसमें करें, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दिस कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ फ्रेश। आपको फिर से, यदि आपकी एज है तो इस बैच के लिए या जो भी आगे का जो बैच है उसमें आपको फ्रेश फिर से अप्लाई करना होगा, प्रोवाइडेड दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फ्रेश बैच। यदि आपकी एज है, बाकी जो क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। All candidates who are selected in merit list will be required to download पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। जिन लोगों का नाम मेरिट में है तो वो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके और दूसरे जो फॉर्म है उसको भी कॉल अप लेटर के साथ जो फॉर्म है वो सब रेडी करके फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल के लिए रिपोर्ट करेंगे। ये जो द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम टू INS चिल्का आफ्टर गेटिंग देयर एंटीसीडेंट्स वेरीफाइड ऑन पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पुलिस वेरी फॉर्म फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। तो जो आप जिस भी एरिया के हैं, रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन माने जो आपका एरिया है वहाँ के रेस्पेक्टिव एसपी से या जो भी पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वहाँ पे आपका एंटीसीडेंट का मतलब होता है आपका बैकग्राउंड, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होने के बाद वो सारा चीज़ आप सबमिट करना है। कैंडिडेट शुड बी इन पोसेशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम आइदर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। यदि आपको कन्फ्यूजन है कि ये जो डोमिसाइल प्लेस से या प्लेस ऑफ रेजिडेंस से कहाँ से लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। इन्होंने दोनों ऑप्शन दिया हुआ, या तो आपका जो परमानेंट निवास स्थान है वहाँ से, या फिर आपका जो अभी टेम्पोररी आप जहाँ पे या जो भी पिताजी के साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे, तो कहीं से भी आप ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म पे आप अपना जो ये फॉर्म को भर के उस पर साइन ले सकते हैं।
Candidates without the verified police verification reports or reports with the adverse comments will not be eligible for enrollment. जिस किसी कैंडिडेट्स का पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में कुछ या तो नहीं लेके जाते हैं या फिर उसमें किसी तरह की गलत कमेंट है, आपके ऊपर कोई एफआईआर या और कोई कमेंट पुलिस ने किया हुआ है उस फॉर्म में, तो भी प्रॉब्लम होगी आपके इनरोलमेंट में. द फॉर्मेट फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट टू इंश्योर टाइमली वेरिफिकेशन. तो जैसे ही आपकी मेरिट में नाम आ जाता है तो आप वहां से वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी आगे की जो कार्यवाही इसको कर लीजिए ताकि किसी तरह का कोई डिले नहीं हो और समय पे आप सारी चीजें वेरिफिकेशन को करा लें. Then no inquiry will be entertained regarding this recruitment enrollment after a period of 6 months. इस वैकेंसी के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको 6 महीने के बाद इस पे कोई भी इंक्वायरी को एंटरटेन सुना नहीं जाएगा, कोई क्वेरी का जवाब नहीं दिया जाएगा. हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. ये आपकी डेट हो गई 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक. आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना है. आप अपनी 10+2 की मार्कशीट एंड 10+2 की मार्कशीट दोनों रेडी रखिए. अपने आप को इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके ईमेल आईडी आपके पास रहना चाहिए एंड देन मोबाइल नंबर, उसको आप चेंज मत कीजिए पूरे रिक्रूटमेंट के समय, पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के समय. फिर आप वहाँ पे लॉगिन में जाके अपना करेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको स्कैन करके ओरिजिनल अपलोड कीजिए. उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको स्क्रूटनाइज किया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी को देखने के लिए कि आपका परसेंटेज है कि नहीं, आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, आपका ये एज है कि नहीं. एंड यदि कुछ गड़बड़ी पाई गई या लगा गया कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपको वहाँ से ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. फोटोग्राफ, गुड क्वालिटी फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड टू बी अपलोडेड. फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए. देन द एप्लीकेशन में बी अपलोडेड. ये एप्लीकेशन को आप अपलोड किया जा सकता है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको आप बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सेंटर. ये आपको फी देनी है इतनी, ये टोटल ऑप्शनल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, यदि आपको कहीं समस्या होती है और आप लगता है कि आप बेहतर कैंडिडेट हैं, बेसिकली कोई भी कैंडिडेट जिसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये IHQ MOD नेवी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी को आप अप्रोच कर सकते हैं इस वेबसाइट से. बेसिकली जो ईमेल आईडी या जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं. देन इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन, मोबाइल फ़ोन या जो दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं एग्ज़ाम में अलाउ नहीं है. यदि किस तरह की आपने कुछ गड़बड़ी की तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और बाद में जो एग्ज़ाम है वहाँ से भी आपको बाहर बैठने नहीं दिया जाएगा यदि आप किसी नियम कानून की उल्लंघन करते हैं तो. देन कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन. आपको वेल इन एडवांस अप्लाई कीजिए, ज़्यादा लास्ट टाइम का, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, अंतिम समय का. कैंडिडेट शुड नॉट, नो कैंडिडेट शुड मिसबिहेव. आपको मिसबिहेव नहीं करना है या किसी तरह का जो अशांति पैदा नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में. आपको किसी तरह का जो मल्टीपल एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट मत कीजिए. एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपने सबमिट किया तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा. लास्ट में जो है इंडियन नेवी का जो एलिजिबिलिटी को लेके या कभी भी सिलेक्शन को लेके, रिटन एग्जाम को लेके, PFT को लेके जो नेवी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट. यदि आपने निवास स्थान को लेके कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी तो इससे भी आपकी जो कैंडिडेचर है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा. तो इट इज मैंडेटरी टू सबमिट अ नेगेटिव RT-PCR. चूंकि कोविड का इफेक्ट अभी भी जारी है तो यहाँ पे RT-PCR रिपोर्ट आपको लेके जाना है, जैसे कि पिछली वैकेंसी में भी था. और वो जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे 3 दिन के पहले का नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम जो है 3 दिन हो सकता है. लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अक्टूबर, जो कि 16 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो गया है. देन एक वार्निंग दी गई है, बिवेयर ऑफ एजेंट, चीट्स, टाउट्स, एंटी सोशल एलिमेंट. तो यहाँ पे नौसेना भर्ती संगठन के अधिकारियों के साथ तालमेल का दावा करने वाले व्यक्ति दावा कर सकता है. कई लोग ऐसे आपको लुभावने ऑफर देते हैं कि हमारा जान पहचान है नेवी के ऑफिसर से, नेवी के सेलर से या नेवी से, तो यहाँ पे तो वो बोलते हैं कि आपकी भर्ती हो जाएगी. तो आप बिलीव कीजिए ये सब पैसा ऐंठने का बहाना है. हम जोर देना चाहेंगे, नेवी ये बात को बार बार कह रही है कि ऐसी बात संभव नहीं है. ये जो चीज़ें हैं सीलेक्ट केवल द्वारा जारी किए जाएंगे, IHQ MOD के द्वारा, दलालों द्वारा, कोई भी ब्रोकर एजेंट के द्वारा. आप उत्पीड़न होने पर पुलिस के पास जाएं और मामले में FIR दर्ज कराएं. किसी भी एजेंट के वादे के
सामने झुकने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार सोचें। यदि आपको लगता है कि आप गलत तरीके से आप काम कर सकते हैं तो बिलीव कीजिए आप ये जो भी मौका है उसको भी आप खो देंगे। आप एक अच्छे नागरिक होने का प्रूफ दीजिए और अच्छे तरीके से कानून पालन कीजिए और किसी भी तरह का अनुचित साधन का उपयोग न कीजिए। डिस्क्लेमर, विज्ञापन में दिए गए जो भी ये आपने नोटिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट देखा उसका नियम शर्त केवल दिशा निर्देश हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश जो समय समय पर संशोधित होंगे वह केवल चयनित उम्मीदवारों के ऊपर ही लागू होंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है SSR के नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। व्यूअर्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो क्लास है मैं नेवी SSR के लिए जो क्रैश कोर्स है वो हम शुरू कर रहे हैं। आप मुझसे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए KK कैंपस बलिया में मिल सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में हम इंश्योर करेंगे कि आप इंग्लिश में 100% मार्क्स लेके आए। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि SSR या कोई भी एग्जाम की जो मेरिट है काफ़ी हाई जा रही है, तो इंग्लिश में 100% लाने के लिए हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। इस क्रैश कोर्स में हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन डेली होंगे, जो कि आप सर्विस में या जो मॉडल पेपर में जैसा आता है, नेवी के एग्जाम में जैसा आता है, इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ बिल्कुल वैसा है। देन साथ में हम आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे ताकि लिखने में समय वेस्ट ना हो। देन मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिलेबस हम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फरवरी 2022 का ये बैच है, तो जैन एंड में या फरवरी के पहले सप्ताह में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसका मतलब है दिसंबर तक आपका जो रिटेन और PFT कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे, ये मिलके हम लोग कोशिश करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिलेबस हम लोग टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे इस क्रैश कोर्स का। एंड लास्ट में, इंश्योर योर सक्सेस बाय ज्वाइनिंग इंग्लिश विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।